प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समूचा विश्व इस समय कोरोना महामारी से पीड़ित है और हम अपने पारंपरिक तरीके से कक्षाओं में बैठकर अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। परंतु ऐसी परिस्थितियों में भी हमारा अध्ययन रुकना नहीं चाहिए। इसीलिए हम इन वीडियोस के माध्यम से घर बैठकर ही अध्ययन करेंगे। आज हम कक्षा 12 की भौतिकी का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। हिंदी माध्यम के कक्षा 12 के सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भौतिकी की प्रथम यूनिट स्थिर विद्युत के प्रथम अध्याय विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। प्यारे बच्चों, आपको हमारे इस तरह के कई वीडियोस मिलते रहेंगे जिनसे कि आपका अध्ययन लगातार चलता रहेगा। ये उन्हीं वीडियोस का प्रथम भाग है। आज इस प्रथम भाग वाले वीडियो में हम जानेंगे कि विद्युत क्या होती है, घर्षण विद्युत तथा स्थिर विद्युत से आप क्या समझते हैं, धन तथा ऋणावेश क्या होते हैं, आवेश संबंधी कुछ और तथ्यों पर भी बात करेंगे। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत भी हम यहाँ जानेंगे और यह भी जानेंगे कि किसी आवेशित वस्तु पर आवेश होने का पता लगाने के लिए स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। साथ ही हम दो प्रकार के पदार्थों, चालक और कुचालकों में अंतर भी यहाँ जानेंगे। आइए अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले विद्युत के बारे में जानते हैं। हमने अपने दैनिक जीवन में कई सारी चीज़ें देखी होती हैं, जैसे जब हम अपने रूखे बालों पर कंघी को रगड़ते हैं तो वह कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी यह सोचने का प्रयास किया है कि यह क्यों होने लगता है? शायद नहीं। आइए देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जब भी हम अपने रूखे बालों पर कंघे को रगड़ते हैं तो उस कंघे पर और हमारे बालों पर एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण वह अपने से हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगती हैं। यह वही ऊर्जा है जिसके उस पदार्थ में आ जाने पर उस पदार्थ में अपने से हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इसी ऊर्जा को विद्युत कहते हैं। यानी विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण किसी पदार्थ में अपने से हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक इसी प्रकार हमने देखा है कि यदि हम अपने तेल लगे हुए बालों पर गुब्बारे को रगड़ दें तो वह गुब्बारा भी हमारे बालों को आकर्षित करने लगता है, साथ ही दीवार की ओर आकर्षित होकर उससे चिपक जाता है। प्यारे बच्चों, उसमें भी यही घटना होती है, उस पर भी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। यानी हम इन उदाहरणों से ये देख पाते हैं कि जब भी हम किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उन पर विद्युत उत्पन्न हो जाती है, यानी उनमें अपने से हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से किन्हीं भी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर उन पर जो विद्युत उत्पन्न होती है उसे घर्षण विद्युत कहते हैं। कुछ और भी उदाहरण हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ और रेशम ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार जब एवोनाइट की छड़ को फर से रगड़ते हैं तो उनके साथ भी यही घटना होती है। यानी जब भी हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उन पर विद्युत उत्पन्न होती है। इस विद्युत को घर्षण विद्युत कहते हैं और घर्षण विद्युत के उत्पन्न हो जाने पर वो वस्तुएं आकर्षण का गुण प्राप्त कर लेती हैं। जिन वस्तुओं में यह आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है उन पदार्थों को आवेशित कहा जाता है अथवा विद्युन्मय कहा जाता है, यानी उन पर विद्युत उत्पन्न हो चुकी है। तो इस प्रकार हम घर्षण विद्युत के बारे में समझ सकते हैं।
यदि इस प्रकार जो घर्षण विद्युत उत्पन्न हुई है, यदि उस उत्पन्न विद्युत को उस पदार्थ में ही स्थिर रखा जाए, यानी उसे बहने न दिया जाए, तो इसे स्थिर विद्युत कहते हैं। फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर उन पर उत्पन्न विद्युत को घर्षण विद्युत कहते हैं। जिन वस्तुओं में यह घर्षण विद्युत उत्पन्न हो जाती है, उन पदार्थों को या उन वस्तुओं को आवेशित अथवा विद्युन्मय कहा जाता है। और यदि इस प्रकार उत्पन्न हुई विद्युत को उन पदार्थों में स्थिर रखा जाए, तो इसे स्थिर विद्युत कहा जाता है। यहाँ आप एक चित्र देख सकते हैं जिसमें ग्लास रॉड है, यानी कांच की छड़ है, एक सिल्क का कपड़ा है, यानी रेशम का कपड़ा है। जब इनको आपस में रगड़ा जाता है तो यहाँ दर्शाया हुआ है कि उस कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, और जो निकले हुए इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ जाते हैं? वो सिल्क के कपड़े पर, यानी रेशम के कपड़े पर पहुंच जाते हैं। यानी इससे पता लगता है कि जब भी हम किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर किसी दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वह धनावेशित हो जाती है, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं वह ऋणावेशित हो जाती है। यानी यहाँ कांच की रॉड जो हमारी है वह धनावेशित हो जाती है क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है, और जो रेशम का कपड़ा है वह ऋणावेशित हो जाता है क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई है। बच्चों, क्या आपने देखा कि इन सारे उदाहरणों में हमने उन पदार्थों को लिया है जो कुचालक हैं। ये खास बात है जो आपको याद रखना होती है कि आपस में रगड़कर घर्षण विद्युत उत्पन्न करने का कार्य केवल कुचालक पदार्थों के साथ ही किया जा सकता है, यानी केवल कुचालक पदार्थों को ही हम आपस में रगड़कर आवेशित कर सकते हैं। चालक पदार्थों के साथ यह क्रिया संपन्न नहीं होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन और ऋण आवेश। चित्र में आप देख सकते हैं, बाईं ओर का प्रथम चित्र देखेंगे, कांच की दो छड़ें दर्शाई हैं। ये वही कांच की छड़ें हैं जो हमने पिछले स्लाइड में देखी थी। यानी दो कांच की छड़ों को लेकर अगर दोनों को रेशम के कपड़े से रगड़ दिया जाए तो हम देखते हैं दोनों पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। अब यदि हम उन दोनों छड़ों को आपस में पास में लाते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। ठीक इसी प्रकार यदि फर से रगड़ी हुई एवोनाइट की छड़ों को भी हम पास में लाते हैं तो वो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं क्योंकि वो दोनों ऋणावेशित हो चुकी होती हैं। लेकिन अब यदि हम एक कांच की छड़ और एक एवोनाइट की छड़ को एक दूसरे के पास में लाने का प्रयास करते हैं तो हम पाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने लगती हैं। यानी पता लगता है इन उदाहरणों से कि जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आइए आवेश के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। आवेश एक अदिश राशि होती है, यानी इसमें दिशा नहीं पाई जाती। इसका SI मात्रक कूलाम होता है और विमीय सूत्र AT होता है। यह एक योज्य राशि है। योज्य राशि होने का अर्थ है कि जब भी हम किसी वस्तु को कई बार यदि आवेश दें तो उस वस्तु का कुल आवेश उन समस्त आवेशों के योगफल के बराबर होता है। योग करते समय हमें उन आवेशों के चिन्ह को भी साथ में लेना होता है। किसी भी वस्तु पर न्यूनतम आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर हो सकता है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। यदि चालकों की बात की जाए तो जब भी हम किसी चालक पदार्थ को आवेश देते हैं तो उसको दिया गया आवेश केवल उसकी बाहरी सतह पर ही रह जाता है, उसके अंदर प्रवेश नहीं करता। आइए जानते हैं आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अब तक हमने देखा
कि जब भी हम किन्हीं दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो किसी एक पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं, जिससे पहले पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाने से वह धनावेशित हो जाता है और दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाने से ऋणावेशित हो जाता है। बस यही आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। हमने कुछ उदाहरण अभी देखे थे। जब हम कांच को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच पर धनावेश आता है और रेशम पर ऋणावेश। अगर एवोनाइट को फर से रगड़ दें तो फर पर धनावेश और एवोनाइट पर ऋणावेश आता है। अगर प्लास्टिक को ऊन से रगड़ दिया जाए तो ऊन पर धनावेश और प्लास्टिक पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। ठीक इसी प्रकार यदि ऊन से रबर को रगड़ दें तो ऊन पर धनावेश और रबर पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। अब हम देखते हैं कि किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का पता किस प्रकार लगाया जा सकता है। उसके लिए स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी का उपयोग करते हैं, जो आप चित्र में देख रहे हैं। इसमें एक पीतल की चकती होती है। इस पीतल की चकती के संपर्क में उस वस्तु को लाते हैं जिस पर आवेश का पता लगाना है। ऐसा करने पर जो सोने के पत्र कांच की बोतल के अंदर लटके हुए हैं वो एक दूसरे से यदि दूर होने लगते हैं तो पता लग जाता है कि उस वस्तु पर आवेश है। यानी इस प्रकार हम किसी भी वस्तु पर आवेश के होने या न होने का पता लगा सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी को आप घर पर भी आसानी से बना सकते हैं। कोई आवश्यकता नहीं कि हमारे पास पीतल की चकती हो, पीतल की छड़ हो। यदि ये सब नहीं भी है तो हम एक साधारण कॉपर यानी तांबे के तार को ले सकते हैं। उस तांबे के तार को ऊपर और नीचे दोनों सिरे उसके मोड़ लें और किसी कांच की बोतल के ढक्कन से होकर उसे आर पार निकाल दें। ये ध्यान रखें कि उस बोतल का ढक्कन कुचालक होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है, धातु का है, तो एक स्ट्रॉ पाइप लें और उस स्ट्रॉ पाइप को पहले उस ढक्कन में फंसा दें और फिर उस स्ट्रॉ पाइप में से उस तार को निकाल दें। सोने के पत्रों की भी आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आप कागज के छोटे टुकड़े ले सकते हैं। 1 बाई 3 सेंटीमीटर के 2 टुकड़े लेकर के उन्हें वहां लटका दें। वो आपके सोने के पत्र का काम करने लगेंगे। अब जब भी हम किसी आवेशित वस्तु को पीतल की चकती के स्थान पर जो हमारा मुड़ा हुआ तार है उसके संपर्क में लाते हैं तो हम पाएंगे कि अगर उस वह आवेशित है तो जो सोने के पत्र यानी जो हमारे कागज के टुकड़े हैं वो एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। तो इस प्रकार हम इसे आसानी से घर पर बनाकर किसी भी वस्तु पर आवेश के होने या न होने का पता लगा सकते हैं। बच्चों, अब तक हमने जाना कि पदार्थ दो प्रकार के हो सकते हैं, चालक और कुचालक। आइए इनके बारे में भी बात करते हैं। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की, खास तौर से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। इनमें विद्युत चालन संभव होता है, यानी इनमें धारा बह सकती है, करंट बह सकता है। जबकि कुचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं हैं या लगभग नगण्य होते हैं, शून्य होते हैं। इसीलिए इनमें विद्युत चालन भी संभव नहीं होता है, यानी इनमें धारा नहीं बह सकती है, इनमें करंट नहीं बह सकता है। चालकों को यदि हम आवेश देते हैं तो वह इनके संपूर्ण बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है, जबकि कुचालकों को आवेश देने पर वह उसी बिंदु पर बना रहता है जिस बिंदु पर हमने आवेश दिया है। इन कुचालक पदार्थों को विद्युत रोधी भी कहा जाता है। हमारे आसपास चालक और कुचालक दोनों ही प्रकार के पदार्थ मौजूद होते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, जितनी भी धातुएं हैं जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम आदि, ये सभी चालक होते हैं। इनके अलावा हमारा अपना शरीर यानी मानव शरीर, पृथ्वी, पारा, अशुद्ध जल, ये सभी चालक पदार्थ हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे आसपास पाए जाने वाले लकड़ी, रबर, एवोनाइट और शुद्ध जल, ये सभी
कुचालक पदार्थ हैं या विद्युत रोधी हैं, यानी इनमें धारा नहीं बह सकती है। तो आज का अध्ययन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का अध्ययन प्रारंभ करने के लिए यानी जारी रखने के लिए आप हमारे आने वाले वीडियोस को देखते रहिए, लेकिन उन आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आवश्यक होता है। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप अपने आगे का अध्ययन प्रारंभ रख सकें।